नमस्कार दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करें तो यह बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह ही काम करती है। अगर मैं आपसे ABCD पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे? आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। और कई लोग तो ABCD को सीधा छोड़िए उल्टा भी सुना सकते हैं, यानी Z से लेकर A तक, है ना? लेकिन वहीं अगर मैं 9 या 10th से कोई सवाल उठा लूँ तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि उस सवाल को सॉल्व न कर पाएँ, जबकि हमने 9 क्लास तो काफ़ी हाल में पढ़ी है, या आप में से कुछ तो पढ़ भी रहे होंगे। दोस्तों यहाँ गलती आपकी नहीं है, ये सब खेल ब्रेन का है। जब ब्रेन को कोई चीज़ उपयोगी लगती है या जब हम कोई चीज़ को उत्सुकता से सीखते हैं तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को हमेशा के लिए याद रख लेता है। और जब हम ब्रेन को ऐसे कामों में लगाते हैं जहाँ हमें कोई इच्छा नहीं हो तो ब्रेन उस चीज़ को समझ नहीं पाता या थोड़ी देर में पूरी तरह से भूल जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों इतने साल बीत जाने के बाद भी ABCD हमें इतनी अच्छी तरह से याद है। तो दोस्तों जिस तरह हमारा ब्रेन दो तरह के मेमोरी का यूज़ करता है, जैसे किसी चीज़ को टेम्पररी याद रखने के लिए और किसी चीज़ को परमानेंट, ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी टेम्पररी और परमानेंट मेमोरीज होती हैं। लेकिन हमारे ब्रेन और कंप्यूटर की मेमोरी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कंप्यूटर मेमोरी हमारे ब्रेन की तरह ऑटोमेटिक डिसीजन नहीं ले सकती कि किस चीज़ को याद रखना है और किस चीज़ को भूल जाना है। एक तरह से देखा जाए तो कंप्यूटर एक बहुत पढ़ा लिखा बेवकूफ़ है। वो हर काम कर सकता है, मगर जब तक हम कंप्यूटर को आदेश नहीं देते या किसी तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं देते तब तक वह चुपचाप बैठा रहता है। इसलिए जब तक यूज़र कंप्यूटर को किसी फाइल को खोलने या सेव करने का आदेश नहीं देता तब तक कंप्यूटर अपनी मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करता है। कंप्यूटर में मुख्यतः दो तरह की मेमोरी यूज़ की जाती है, पहली प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर अपने कार्य को करने के लिए इन दोनों मेमोरीज़ का उपयोग करता है। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में देखें तो इसमें रैम, रोम और कैश मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD जैसी चीज़ें शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कि रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, ये कैसे काम करती है। दोस्तों समझ लीजिए कि एक स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला है और वहाँ एक स्टेज बनाया गया है जिस पर बच्चे अपना परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन जो बच्चे स्टेज पर डांस करने वाले हैं उन सबको एक हॉल में रखा गया है एक साथ। अब मान लीजिए किसी बच्चे का नाम पुकारा जाता है तो वह बच्चा स्टेज पर जाकर डांस करेगा, फिर वापस हॉल में लौट जाएगा। लेकिन अब सोचिए, अनाउंसर ने 3 बच्चों को एक साथ स्टेज पर बुला लिया है। अब 3 बच्चे स्टेज पर आ गए। स्टेज पर आ तो गए, लेकिन उन्हें स्टेज पर डांस करने के लिए स्पेस चाहिए, जो कि स्टेज बहुत छोटा है और उन्हें वो स्पेस नहीं मिल सकता है। अगर ये स्टेज बड़ा होता तो 3 क्या, यहाँ 5 बच्चे आराम से एक साथ डांस कर सकते थे। दोस्तों ठीक उसी तरह कंप्यूटर में रैम स्टेज का काम करती है और हार्ड डिस्क हॉल जैसी। हॉल में जो बच्चे हैं वह कंप्यूटर में स्टोर किए गए फाइल्स और प्रोग्राम के जैसे हैं। जब हम उन्हें आदेश देते हैं तो वह रैम पर आकर काम करने लगते हैं और काम खत्म होने के बाद वापस हार्ड डिस्क में चले जाते हैं। और हमने अंतिम में देखा कि जब 3 बच्चे स्टेज पर आ गए थे तो उन्हें डांस करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि स्टेज छोटा था। वैसे ही जब हम कंप्यूटर में ढेर सारे प्रोग्राम एक साथ चला देते हैं तो वह रैम पर आ जाती है। अगर कंप्यूटर में रैम का साइज़ ज़्यादा है तो सारे प्रोग्राम आसानी से काम करते हैं, लेकिन अगर रैम का साइज़ छोटा हुआ तो प्रोग्राम काम नहीं कर पाते और कंप्यूटर हैंग भी हो जाता है। दोस्तों रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, मतलब कि इस मेमोरी में कोई फाइल हमेशा के लिए नहीं रहती। जिस तरह हम लोगों ने देखा कि स्टेज पर कई बच्चे अपना डांस करके वहाँ नहीं रुकते थे, वह वापस हॉल में आ जाते थे। ठीक उसी तरह रैम पर भी कई प्रोग्राम आते जाते रहते हैं, वो वहाँ पर स्टोर होकर नहीं रहती, या रैम उसे हमेशा के लिए याद नहीं रखता। रैम में एक और चीज़ है कि जब तक इसे बिजली मिलती रहती है तब तक यह प्रोग्राम को चलाता रहता है या याद रखता है। जैसे ही बिजली कटी रैम सब भूल जाता है। रैम अपने आप को पूरा खाली कर देता है, उसे कुछ याद नहीं रहता कि वह क्या कर रहा था। इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि जब स्टेज पर लाइन कट जाए तो स्टेज पर तो अंधेरा हो जाएगा और जो बच्चा उस पर डांस कर रहा था उसे हम देख नहीं पाएंगे, तो वह बच्चा भी क्या करेगा, वह बच्चा स्टेज से चला जाएगा।
रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। इसे इस तरह से समझिए कि हमें एक बायोडाटा बनाना है तो हम MS वर्ड को ओपन करेंगे। जैसे ही हम MS वर्ड को खोलने के लिए आदेश देंगे वह तुरंत रैम पर आ जाएगी, यानी रैम ने उसे रीड कर लिया। अब मान लीजिए हमने अपना बायोडाटा बना लिया है, अब हम उसे सेव करेंगे। जैसे ही हम सेव करने का आदेश देंगे हमारा बायोडाटा वाला डॉक्यूमेंट सीधा हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो जाएगा, यानी रैम ने उसे हार्ड डिस्क में राइट कर दिया। अब बात करते हैं रैम के टाइप्स की। तो रैम दो तरह के होते हैं, पहला SRAM यानी स्टैटिक रैम और दूसरा DRAM यानी डायनेमिक रैम। SRAM एक ऐसा रैम है जिसे कैश्ड मेमोरी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कैश्ड मेमोरी को समझने के लिए हम वापस अपने स्कूल वाले फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि स्कूल फंक्शन में एक चीज़ बार बार हो रही थी और वह थी अनाउंसमेंट। जी हाँ, यानी वह अनाउंसर जिसे अनाउंसमेंट करने के लिए बार बार स्टेज पर जाना पड़ रहा था, लेकिन डांस परफॉर्मेंस के समय वह ना ही स्टेज पर रहता है और ना ही हॉल में जाता है। तो वह जाता कहाँ है? वह स्टेज के पास ही रहता है डांस खत्म होने पर, क्योंकि उसकी ज़रूरत फिर से पड़ेगी। ठीक इसी तरह जिस प्रोग्राम का हम बार बार उपयोग करते हैं उसे CPU अपने कैश मेमोरी यानी SRAM में स्टोर कर लेती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर CPU उस प्रोग्राम को तुरंत DRAM पर भेज सके। आपने देखा होगा जब आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वह वहाँ पर स्टोर हो जाती है, और जब हम दोबारा उस चीज़ को सर्च करते हैं तो वहाँ पर फिर से वो दिखाई देने लगती है। कैश मेमोरी यानी SRAM DRAM की तुलना में काफ़ी छोटी होती है। SRAM DRAM से काफ़ी तेज़ भी होती है और यह बहुत कम बिजली खर्च करती है। कैश मेमोरी CPU के अंदर या बिल्कुल उसके सामने स्थापित की जाती है। कैश मेमोरी 3 तरह की होती है, L1, L2, L3। आजकल L1 और L2 CPU के अंदर ही होती है। L1, L2 और L3 कैश मेमोरी में सबसे ज़्यादा तेज़ L1 कैश मेमोरी होती है और सबसे ज़्यादा स्लो L3 कैश मेमोरी होती है। रैम का दूसरा टाइप DRAM है। DRAM का काम तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि DRAM किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए स्पेस देती है। लेकिन अगर देखा जाए तो DRAM भी कई प्रकार के मिलते हैं, जैसे DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। वक्त के साथ नई टेक्नोलॉजी आने से DRAM भी काफ़ी बदल चुकी है। DDR1 के मुकाबले DDR4 काफ़ी तेज़ है। रैम और उसके टाइप्स को पढ़ने के बाद अब आते हैं हम लोग रोम पे। रोम जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, यानी इस मेमोरी में स्टोर इन्फॉर्मेशन को केवल पढ़ा जा सकता है। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि रोम को बनाते समय ही कंपनी द्वारा इसमें प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन स्टोर कर दिए जाते हैं। आखिर रोम का उपयोग क्या है? तो दोस्तों, मान लीजिए जब कंप्यूटर बंद है तो उसे चालू करने के लिए हम सिर्फ एक बटन दबा देते हैं और कंप्यूटर ऑन होने लगती है। लेकिन आपने ये सोचा कि CPU को कैसे पता चलेगा कि वह किस प्रोग्राम को रैम पर लोड करे जिससे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए? क्योंकि स्टार्ट होने के समय हम भी कंप्यूटर को कोई आदेश नहीं दे सकते, केवल एक बटन ही दबा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी समय रोम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है यह सारा इन्फॉर्मेशन रोम के अंदर पहले से ही डाला हुआ होता है। रोम इसी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए CPU को इंस्ट्रक्शन देता है कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है। रोम में यह जो इन्फॉर्मेशन या प्रोग्राम पहले से डाली गई होती है, जिसे कंपनी में ही डाल दिया जाता है, उसे फर्मवेयर कहते हैं। रोम भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे PROM, EPROM, EEPROM। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब बिजली कट जाने पर भी इसमें स्टोर डाटा नहीं मिटता, क्योंकि अगर डाटा मिट जाए तो कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा। रोम का उपयोग कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, इन सभी चीज़ों में भी किया जाता है। आप गौर कीजिए कि माइक्रोवेव ओवन और वॉशिंग मशीन में एक चीज़ कॉमन होती है, वह है टाइमर। जी हाँ, टाइमर। मान लीजिए माइक्रोवेव ओवन में हम एक केक को पकाने के लिए रखते हैं
और टाइमर को 20 मिनट पर सेट कर देते हैं और 5 मिनट के बाद अचानक बिजली कट जाती है तो भी माइक्रोवेव ओवन की रोम उस टाइम को याद रखती है और बिजली आने के बाद वह 15 मिनट और चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। दोस्तों, हमने प्राइमरी मेमोरी को पूरा समझ लिया है। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ केवल डाटा को स्टोर करने के लिए होता है। सेकेंडरी मेमोरी में देखें तो कई मेमोरी का यूज़ किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और भी कई सारे। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी होती है, जिसमें हमारे सारे प्रोग्राम, फाइल, यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहती है। हार्ड डिस्क में गोल प्लेटें होती हैं, जिसे प्लेटर भी कहते हैं, जिस पर हमारा डेटा स्टोर होता है और इस डेटा को सेव और रीड करने के लिए एक नीडल या हेड लगा होता है। हार्ड डिस्क में लगी प्लेटें काफ़ी तेज़ घूमती है, करीब 5400 राउंड पर मिनट। लेकिन दोस्तों, अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है और हार्ड डिस्क का जगह अब एसएसडी ने ले लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड डिस्क बंद हो गई है। नहीं दोस्तों, हार्ड डिस्क एसएसडी के मुकाबले आज भी काफ़ी सस्ती है। चलिए जानते हैं एसएसडी में क्या नया है। एसएसडी, जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहते हैं, यह हार्ड डिस्क से लगभग 10 गुना ज़्यादा फास्ट होता है और इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट्स नहीं होते हैं। यह बिल्कुल चिप की तरह दिखाई देती है। लेकिन हार्ड डिस्क के मुकाबले एसएसडी काफ़ी महंगी है। अगर एक ही साइज की हार्ड डिस्क और एसएसडी की कीमत देखें तो एसएसडी हार्ड डिस्क से 2 गुनी ज़्यादा महंगी है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि सिर्फ रैम को ज़्यादा बढ़ा देने से भी ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए रैम तो बहुत ज़्यादा फास्ट है ही, लेकिन हार्ड डिस्क जो प्रोग्राम को रैम पर भेजता है, अगर वही स्लो हुआ तो रैम क्या करेगा। इसलिए धीरे धीरे हार्ड डिस्क के जगह एसएसडी का उपयोग किया जा रहा है।